नमस्कार। देश में बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कमोबेश एक साल से कुछ ही ज्यादा का वक्त बाकी है जब देश 2024 के आम चुनाव का गवाह बनेगा। सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और जिसका यूपी पर कब्जा होगा उसके लिए दिल्ली के तख्त का रास्ता आसान हो जाएगा। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी के मदरसों में और मुसलमानों के बीच में पीएम मोदी के मन की बात को उर्दू की किताबों से छपवाकर उनको भेजा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ यूपी की सियासत में अब उबाल देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव इसे 2024 चुनाव से जोड़कर बीजेपी की चुनावी चाल करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर किस मुंह से बीजेपी मुसलमानों के बीच जाएगी। हालांकि बीजेपी भी जानती है कि यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों को साधना उसके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन मुश्किल भरा है रास्ता। यूपी में आज एक नई तरह की सियासत शूद्र को लेकर भी शुरू हो गई है, जहां अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य में वार पलटवार का दौर जारी रहा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। जहां मुस्लिमों को लेकर बवाल है तो वहीं शूद्र पर सियासत हो रही है। दंगल में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में पुरानी कहावत है, जिसका उत्तर प्रदेश उसका पूरा देश। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं बचा है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है 2019 के दमदार आंकड़ों को बचाने की, बढ़ाने की। समाजवादी पार्टी के सामने चैलेंज है बीजेपी के संख्या बल को तोड़ने का। बीएसपी के सामने चुनौती है अपनी कम होती ताकत को बढ़ाने की। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यूपी को साधने के लिए सभी पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की उर्दू में किताबें छपवाकर 1 लाख किताबें मदरसों में बांटेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा खासतौर से उन 14 सीटों पर मोदी के मन की बात के उर्दू संस्करण को प्रसारित करने का काम करेगा। हमारे अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को भी उनकी जो बातें हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी प्लानिंग है, इन तमाम चीज़ों से अवगत कराने के दृष्टि से जो है मन की बात की जो पुस्तक है उसको उर्दू में अनुवाद करने का काम किया जाएगा, और जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। शुरू से विपक्ष इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आया है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम करती है। बीजेपी इसी हथियार और धारणा को 2024 चुनाव से पहले कुंद करना चाहती है। बीजेपी की दलील है कि पीएम मोदी की अच्छी नीतियों के बारे में मुस्लिम समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है। हालांकि एसपी प्रमुख अखिलेश की अलग ही धुन है। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उर्दू की तरफ जा रही है, जिसने खासकर मुसलमान भाइयों को अपमानित किया हो, और केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि मुस्लिम को तबाह कर दो, परेशान कर दो, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दो। बात मुस्लिमों से निकली तो शूद्र तक गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया से यूपी के डिप्टी सीएम पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने आपत्तिजनक जवाब दिया। अखिलेश के जवाब पर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी जवाब दिया। ओबीसी समाज को लेकर के चुनाव, शूद्रों से बात नहीं करते हम। क्या शूद्र है? नहीं, जो ये कह रहे हैं वो स्वीकार करें कि शूद्र है कि नहीं है। और इन प्रदेशों में पार्टी बढ़े और पार्टी आगे चुनाव लड़े। श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब उनकी मतलब जहर कितना भरा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कभी भी अखिलेश यादव जी को श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ नहीं कहा हूं, और किसी भी दल के किसी नेता के बारे में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अखिलेश के बयान को बीजेपी यकीनन 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। हालांकि इस गलती को भांपते हुए अखिलेश ने बाद में सफाई भी दी कि जब से स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, या हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जमीन पे काम करने लगी है, तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे,
कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। वो तो किसी को भी टारगेट कर सकते, वो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, वो केशव जी को कहते हैं, कभी मुख्यमंत्री बनाते हैं, कभी सूत्र बताते हैं। कुछ भी कहने में इस समय मुझे लगता है कि अखिलेश जी की बातों को ज्यादा गंभीरता से जनता उत्तर प्रदेश की नहीं ले रही है। इस ताजा विवाद की जड़ में रामचरितमानस पर बयानबाजी से शुरू हुआ विवाद है। करीब एक हफ्ते पहले अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर निशाना साधा था और कहा था कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शूद्र को अपने साथ रखा हुआ है। हालांकि बीजेपी इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कोशिश में अभी से लग गई है, जिस पर सियासत और सुलगने के पूरे आसार हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे को लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन इस वक्त एक तस्वीरें आ रही हैं राहुल गांधी की। आपको बताते चले कि आज ही उन्हें सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद जमानत मिली। एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए। मोदी सरनेम को लेकर जो विवादित बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया था, आज दिन भर हमने आपको दिखाया कि कोर्ट में किस तरह से सजा का ऐलान हुआ। राहुल गांधी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन चूंकि 2024 की सियासत भी सामने है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने नेता के जरिए पूरी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। सूरत से राजधानी दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राहुल के समर्थन में नारेबाजी भी चल रही है। जरा सुनते हैं। हेलन साहब, जहाँ पे गाड़ियों की मूवमेंट है उस तरफ को आ जाइए, वहां मत रुकिए। अपने संवाददाता के पास भी आपको लेकर चलेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जैसे ही राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई देती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान के मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को आज ही 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। इसको लेकर नियम, कायदे, कानून क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। हालांकि राहुल गांधी को राहत जरूर मिल गई। अब राहुल गांधी इस पूरे मामले में पूरी तरह से राहत कैसे पाएंगे, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब नए सिरे से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, क्योंकि 2019 में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से जिस तरह का बयान दिया गया था, उसके बाद लगातार विवाद गहराता हुआ चला गया। मानहानि केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को मिली थी, हालांकि बाद में जमानत भी मिल गई। लेकिन सूरत से दिल्ली एयरपोर्ट राहुल गांधी जब पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं। जल्दी आओ। कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर उत्साहित होकर राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते गांधी जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सजा, उसके बाद थोड़ी राहत, लेकिन आगे संसद सदस्यता को लेकर कई सारे सवाल इस वक्त राहुल गांधी के सामने हैं। फिलहाल कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित राहुल गांधी का वेलकम करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में आकर राहुल गांधी अब इस पूरे मामले में क्या कहेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुस्लिमों को साधने की नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने 2014 में 9%, 2019 में 8% वोट हासिल किए थे पूरे देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें पूरी ताकत दिखाए जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि मोदी के मन की बात को उर्दू में छपवा कर किताबें अब बांटी जाएंगी मुसलमानों के बीच में। इसके जरिए क्या मुसलमानों के वोट मिलेंगे बीजेपी को? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चांसलर हैं आप मौलाना आजाद मुस्लिम उर्दू यूनिवर्सिटी के। और स्टूडियो में सतीश प्रकाश जी हमारे साथ, दलित एक्टिविस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, ये उर्दू में किताब छपवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को शासन का मूल मंत्र मानते हैं।
अब क्या उर्दू भारत की भाषा नहीं है? उर्दू क्या भारत में उर्दू भाषी जो है क्या भारत में अस्पृश्य है? ये जो सोच है समाजवादी पार्टी की, यही बताती है कि वो वोट बैंक की राजनीति के आगे बढ़कर सोच ही नहीं सकते हैं। अगर मन की बात सारी भाषाओं में जाती है, मन की बात जो है मराठी में जाती है, गुजराती में जाती है, मलयालम में जाती है, तमिल में जाती है, ऐसे में अगर उर्दू में चली गई तो इनको पीड़ा क्यों हो गई? तमिल में जाने पे तो पीड़ा नहीं हुई, मलयालम में जाने पे तो पीड़ा नहीं हुई, गुजराती में जाने पे तो पीड़ा नहीं हुई, मराठी में जाने उठाकर देख लें, लोकसभा उठाकर देख लें, बीजेपी का मंत्रालय उठाकर देख लें, मुसलमानों को टिकट तो आप लोग देते नहीं हैं, फिर आप कहेंगे कि मन की बात से उनको रिझा लेते हैं, 2024 की सियासत को चमका लेते हैं। चित्रा जी, सिर्फ टिकट देना ही सबका विकास है, यह मानदंड चित्रा जी का हो सकता है, लेकिन लोगों का विकास, अगर लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए तो क्या सांप्रदायिक भेदभाव किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए तो मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाए, ऐसी योजना बनी गया क्या? जनधन खाते खुले तो क्या मुसलमानों के जनधन खाते नहीं खोले गए क्या? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यक्रमों में जाति, गोत्र, पंथ का कोई भेदभाव नहीं करती है, भाषाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। जिनके मन में भेदभाव गहरे बैठा हुआ है, जो मुसलमानों को अपनी वोट बैंक समझते हैं और उसको बपौती मानते हैं, उनको निश्चित तौर पर पीड़ा होगी। अनुराग भदौरिया जी, इतनी पीड़ा क्यों है? अगर उर्दू में वो किताब छपवा कर बंटवा रही है तो कुछ अच्छा ही काम कर रही है। किताब हाथों में पहुंचना चाहिए, किसी भी भाषा में हो। उर्दू को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है आप लोगों को कि बीजेपी उर्दू में कैसे छपवा सकती है, वो तो बांटने का काम करते। क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? देखिए, आपका शीर्षक है किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, तो मैं उसको आगे जोड़ दे रहा हूं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, क्या गरीबी का चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बताओ क्या क्या लिखा है। तो कम से कम गरीबों का भी चेहरा पढ़ लीजिए। आपका जो शीर्षक था उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों की बात नहीं करेगी, कमजोर वर्ग की बात नहीं करेगी। क्या बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। माने सामाजिक लोकतंत्र मजबूत होगा तभी राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत होगा कि सभी समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, जो कमजोर वर्ग है उसको भी उतना ही अधिकार मिले जितना मजबूत वर्ग को है, और जो बहुमत में है वो अल्पमत का सम्मान करे। तो विपक्ष का सम्मान ये सरकार कहां करती है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर विपक्ष का सम्मान की कहां से बात आ गई? बात किताबों की हो रही है अनुराग भदौरिया जी, आप अपने सम्मान पर लेकर आगे मुद्दे को। बात किताबों की हो रही है ना, उस पर जरा जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, किताबों पे मैंने बोल दिया आपको कि हम लोग समाज के अंदर में विकास की राजनीति करने वाले लोग, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक नई चीज इसलिए लाते हैं जिससे कि ध्यान भटके। ये राजनीति के लिए सब चीजें करते हैं। हम कहते हैं विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? अगर आप किताबें हाथ में जाएंगी कैसे ध्यान भटक जाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि अरे आप दीजिए ना, किसने आपको रोका किताबें मत दीजिए? हमने कहा किताबें मत दीजिए, किताबें दीजिए आपको। और हमने तो ये भी बोला था कि मदरसों को आप कंप्यूटराइज कीजिए, मदरसों को इतना हाईटेक बनाइए। तो कहां बनाते हैं? रोज उस पर नई बात लेके आते हैं। हमने तो बोला था कि इस देश के अंदर में सभी का सम्मान होना चाहिए। कब हमने नहीं बोला सम्मान नहीं होना चाहिए? सभी वर्गों का सम्मान इस देश के अंदर, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है। जब हमने बोला था कि आप एक जिले में, सुनिए, एक जिले में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, तो हमने कहा 10 करोड़ दीजिए, धूमधाम से हर चीजें होंगी, सभी समाज का सम्मान, सभी धर्मों का भी सम्मान होगा। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। सवाल ये नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। भारतीय जनता पार्टी सुने, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी किताब बनवाए और ऐसी चीज समाज के अंदर लाए जिससे कम से कम गरीबों के मन में क्या चल रहा है, वो परेशान है, उनकी परेशानी कैसे दूर होगी। आपने देखा इतनी अखिलेश यादव की ओर से ये भी कहा गया है कि कौन सा मुंह लेकर जाएगी बीजेपी मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों के खिलाफ, जिसने उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर रखा हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, हमारा जो शानदार विकास वाला मुंह वही लेकर जाएगी, और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास जो है वो भ्रष्टाचारी अखिलेश सिंह यादव को नहीं मिला है, वो मिला है गरीबों को। उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, जनजाति के लोग भी हैं, हर वर्ग के, हर पंथ के गरीब है। अगर एलपीजी गैस कनेक्शन मिला तो हर गरीब को मिला है। गरीबों का ही हमने विकास किया। सड़कें बन रही तो हर गरीब के लिए बन रही है, बिजली पहुंची तो हर गरीब के घर में पहुंची है। तो हम गरीबों का विकास करते हैं। ये तो ऐसा था कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए तो ये तो जो है
मुआवजा भी धर्म देखकर बांट रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए इनको फटकारा है। और जब जो है कि इनका शासन था तो सारे थानों में एक जाति विशेष के ही थानेदार नियुक्त होते थे, सारी जगह पे एसडीएम एक जाति विशेष के ही नियुक्त होते थे। सिर्फ जो है मेधा सिर्फ एक जाति में ही सीमित रह गई थी, उसमें भी रिश्वत लेकर, ऐसा नहीं था कि जो है मुफ्त में दे रहे थे। और उसको किस तरह से हाईकोर्ट ने उन नियुक्तियों को खारिज किया, ये उत्तर प्रदेश भली भांति जानता है। तो अखिलेश यादव का भ्रष्ट जो शासनकाल था उसको लोग भली भांति जानते हैं, और उस भ्रष्ट शासनकाल से निजात पाने के लिए ही आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त हुआ। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर जीडीपी डबल हुई है तो उसका लाभ हर पंथ जाति गोत्र को हुआ है। अगर वहां पर कैपिटा इनकम दोगुना हुआ है 5 वर्षों में, तो हर पंथ जाति गोत्र के लोगों को उसका लाभ हुआ है। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भेदभाव नहीं करती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है, लेकिन अगर आंकड़े उठाकर देख लेंगे हम वोट प्रतिशत के, तो मुसलमानों के वोट बड़ी तादाद में बीजेपी को नहीं मिलते हैं। क्या इसी वजह से ये कोशिशें की जा रही हैं बीजेपी की ओर से? इसका जवाब आप दीजिएगा जल्दी से अनुराग जी, उसके बाद सतीश जी मैं आपके पास सुनूं। जल्दी से अनुराग भदौरिया जी। देखिए इन्होंने कहा गरीबों का विकास करते हैं, बिल्कुल सही है। कानपुर के अंदर में माँ बेटी जल गई, गरीब थी ना इसलिए। अब उसके ऊपर आप चले गए थे वहां पे उसको घर तोड़ने के लिए। क्या वो अगर संपन्न होती तो क्या होता? आपने गरीब माँ बेटी जल गई। सोचो आप उसके पति की, उसके बेटी के साथ क्या, उसके बाप के साथ क्या गुजरा होगा, एक पति के साथ क्या गुजरा होगा, कभी आपने सोचा? वो भी गरीब थे। तो इसलिए इस तरह की जब आप बातें करते हो, किस तरह से 4 लोगों को रौंदा गया था, याद है आपको लखीमपुर में? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा अध्ययन करके नहीं आते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है कि अगर आपने कहा था कि यहाँ किसानों की इनकम दुगनी होगी तो क्या हो गई? नहीं जवाब देंगे आप। दुगनी हो गई क्या आपने सिलेंडर जो गैस सिलेंडर महंगा किया था अब 1000 रुपए के ऊपर है, क्या गरीब महिला खरीद लेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खरीद लेगी वो? सर इतने सारे मुद्दे गिनाते हैं, फिर भी जब वोट की बारी आती है तो बीजेपी के पक्ष में ही वोट क्यों चले जाते हैं? अनुराग भदौरिया जी, आप लोगों को भी खुद के अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। सतीश जी आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना कि बीजेपी लगातार मुस्लिमों में पैठ बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रख रही है, और अगर जिस वर्ग के वोट उसको नहीं मिलते हैं वहां पर ये कोशिशें की जा रही हैं तो क्या गलत है? क्योंकि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर जैसी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां की सीटें बीजेपी ने जीत ली है उपचुनाव में। नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊंगा कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो सारे वो काम करेगी कि जहां से उसको राजनीतिक लाभ मिल सके। और हम चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है तो इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता जी। मेरा कहना यह है कि यहां हमको ये जानना पड़ेगा कि अब सवाल ये है कि बीजेपी की धर्म की पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया जाए। भारत में बीजेपी की धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना और सामाजिक न्याय के साथ साथ उन मुद्दों को उठाना कि जो गरीबों के मुद्दे हैं। इसीलिए किताब लेकर जा रही है ना मुसलमानों के बीच में कि किताब पढ़िए, मन की बात पढ़िए, मोदी को समझिए। अब सुनिए ना, अब देखिए आपने बड़ी आसानी के साथ उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया। हाँ। देखिए भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश क्या क्रिश्चियनों की भाषा है, आप देखिए ना। और इस भारत में तमाम हिंदू तो अलग अलग क्षेत्र में भी रहते हैं ना, केरल में भी हिंदू रहता है ना, तमिलनाडु में भी हिंदू रहता है ना, वो हिंदी तो नहीं बोलता ना, वो उसकी अपनी भाषा बोलेगी। भाषा को आप कभी भी किसी धर्म से जोड़ करके नहीं रख सकते। मैं ये बात जरूर कहूंगा अनुराग भदौरिया जी कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, वो बहुत गंभीर लड़ाई है। और अखिलेश जी जिस तरीके की उसका थोड़ा गंभीरता को ज्यादा करें, मेरा कहना यह है। हाँ। सबको लड़ना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी की धर्म की लड़ाई को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई। ये देश 70 साल आजाद हुए, ये देश आज इस देश की 85% आबादी कहीं ना कहीं गुलाम है, उसको उस गुलामी से बाहर निकालना है। उसको लिए तीसरी आजादी जो सामाजिक आजादी की लड़ाई होगी, उसमें आपको लग रहा है कि देश के भीतर एक आबादी ऐसी है जो गुलाम है? निश्चित रूप से किस तरह की गुलामी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। अभी 2 दिन पहले लोकसभा के अंदर बीजेपी के राज्य मंत्री ने आंकड़े पेश किए। इस देश में 2018 से लेकर के 2021 के बीच में दलित उत्पीड़न के मामले 2,82,000 आए। उत्तर प्रदेश 50,000 जो मामले हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 के ऊपर है, दूसरे नंबर के ऊपर बिहार है, तीसरे नंबर के ऊपर मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर के ऊपर राजस्थान है। मेरा सवाल यह है कि इस भारत में, आजाद भारत में 14% मामले ऐसे हैं दलितों के जहां उनको न्याय मिल सका। 20% मामले के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया। हाँ। यही इस भारत के अंदर हो रहा है।
मेरा कहना यह है कि देखिए सर, यही सारे मुद्दे आप 2019 में भी गिना रहे थे। आप बीएसपी के एक तरह से समर्थक भी हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, 2019 में लड़े थे ना अखिलेश यादव जी और मायावती जी साथ साथ में, फिर भी नहीं हरा पाए आप नरेंद्र मोदी को। यही सारे मुद्दे उस समय भी आप लोग गिना रहे थे। मैंने तो जाके जगह जगह कवरेज भी की थी उत्तर प्रदेश के इलाके में। क्या फायदा मिला फिर आप लोगों को? देखिए, मैं एक बात बड़ी आप कहेंगे भेदभाव हो रहा है, वो कहेंगे 80 करोड़ लोगों तक राज पहुंच रहा है। आप कहेंगे ये हो रहा है, वो कह रहे हैं कंप्यूटर और कुरान की बात तो खुद प्रधानमंत्री ने कही है ना। देखिए मैं ये कहीं आपके कार्यक्रम में कभी नहीं कहूंगा कि राजनीतिक मंच के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने जिस जालीदार टोपी की आप बात करते हैं वो टोपी पहनने से मना कर दिया। इसी उत्तर प्रदेश की जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने कबीर की चादर के ऊपर, तब क्या वो प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार किया था सतीश प्रकाश जी? मैं कहूंगा नहीं, आप कब की बात कर रहे हैं? आप कब की बात कर रहे हैं? अगर विदेश में जाएंगे, सुनिए ना, अगर आप विदेश में जाएंगे, मुसलमानों के सम्मेलन में जाएंगे तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारत के मुसलमानों को लेकर के जिस तरह का आपका नजरिया है, लेकिन मैं फिर भी बस ये पूछना चाह रही हूँ, क्या प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कोई टोपी पहनाना चाहता था जो मुस्लिम प्रतीक का एक चिन्ह है, और क्या उन्होंने इनकार किया था प्रधानमंत्री होते हुए? प्रधानमंत्री होते हुए जी है विजुअल्स कब के हैं, यही तो पूछ रही हूँ सर सतीश प्रकाश जी। सुनिए हाँ, गुजरात का कब का वो पीएम था उस समय? जो बीजेपी समर्थक हैं, ठीक है, बाकायदा उन्होंने मंच के ऊपर मोदी जी को कहीं ना कहीं वो टोपी पेश करना, उनको पहनाना चाहा। मोदी जी ने वहां कहीं ना कहीं इंकार किया। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उस समय वो प्रधानमंत्री देश के नहीं बने थे, और अभी हाल ही में मुंबई में बोहरा समाज के बीच को गए थे। ठीक है, बाकी लोगों को मेरा कहना यह है कि आदरणीय मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश की तमाम जनता के प्रधानमंत्री हैं। इस देश की तमाम जनता के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सबका, उनका व्यवहार सबके लिए रहे। ठीक है, उसमें हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, दलित भी हो, पिछड़ा भी हो, अगड़ा भी हो, सबके लिए वो अच्छा काम करे। संगीत रागी जी, दरअसल एक बड़े वर्ग में इस बात को लेकर हमेशा दहशत बनी रहती है कि जो लोग आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं वो मुस्लिमों के बीच जाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे इस बात को मजबूत कर पाएंगे? संगीत रागी जी। देखिए, मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का लाइन जो है वो शुरू से जिसे आप कह सकते हैं कि एक ही रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। सबका साथ, लेकिन किसी के प्रति जो है अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं। इक्वलिटी फॉर ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। मुझे लगता है कि यदि सेकुलरिज्म को इस रूप में परिभाषित किया जाता तो देश की स्थिति आज यहां पर आकर के नहीं टिकती। जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने कहा सामाजिक लोकतंत्र, बिल्कुल सामाजिक लोकतंत्र की बात कही जाती है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र का मतलब बंधु यह नहीं होता कि हम वो जातिगत लोकतंत्र होता है, और जातिगत लोकतंत्र से नीचे उतरकर पारिवारिक लोकतंत्र पर आ जाता है कि नेताजी का बेटा, नेताजी का बहू, नेताजी की पतोहू, नेताजी का भाई, नेताजी का भतीजा, नेताजी के अन्य सारे 26 रिश्तेदार जो हैं वो राजनीतिक पदों पर आसीन हो जाए। तो यह सामाजिक लोकतंत्र का नहीं है। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने श्रीमती गांधी के खिलाफ लड़ाई के लिए गई और क्षेत्रीय पार्टियां बनाई और इसी लोकतंत्र क्या, सुनिए आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा, हम अपनी बात खत्म कर लेते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। तो अपने इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो सारी लड़ाई जो है अपने परिवार तक सत्ता को केंद्रित करने के लिए रह गई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के समय ऐसी ही भावना से मुसलमानों के साथ काम किया था। लेकिन 2004 का चुनाव मुझे ध्यान में है अच्छी तरीके से। दुर्भाग्य है कि इस देश के मुसलमान आइडेंटिटी और गवर्नेंस, इन दोनों के बीच में जब चुनना होता है तो हमेशा वो आइडेंटिटी के सवाल को ही सबसे पहले आगे रखते हैं। और 2004 में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुसलमानों का वोट प्रतिशत नहीं मिला था।
ये अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में ट्रिपल तलाक के मामला हो तो उस पर मुस्लिम महिलाओं का बहुत बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसी गेम को 10 सेकंड में खत्म करूंगा आपकी बात। मुझे लगता है 10 सेकंड में अपनी बात खत्म। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस को साथ ले चलने की बात कही है, उससे ये सारी पार्टियां तिलमिलाए हैं। ठीक है और यही कारण है कि रैडिकल तत्वों को अपनी तरफ मोबिलाइज करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। कुछ बोला है तो मैं ठीक है, 10 सेकंड में जल्दी से अनुराग भदौरिया जी। कुछ बोला है समाजवादी। जहां तक हमने सुना, अब सुन लीजिए, जहां तक सुन लिया, अरे सुन लीजिए, हो गया, अरे 10 सेकंड से ज्यादा हो गए, सुन लीजिए। सुना है कि रागी जी प्रोफेसर है, ऐसा मैंने सुना है, अब है या नहीं वो खुद बताएंगे। एक सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, जिस मुद्दे पर बैठे उसी पर रहते हैं ना अनुराग भदौरिया जी। हाँ, बोलिए। सुना है, हाँ वही उसी मुद्दे। सुना है रागी जी प्रोफेसर है या नहीं वो भी बताएंगे। आपको इतना नहीं पता है कि लोकतंत्र में जनता चुनती है, किसी के सिग्नेचर करने से ना कोई एमएलए बनता है ना एमपी बनता है। आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता चुनाव करती है कि किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी। इसके मतलब आप लोकतंत्र में जनता का अपमान कर देते हैं। अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है जनता के द्वारा तो कम से कम इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस बात जब आप मिलेंगे तो आपको संविधान की किताब दूंगा, लोकतंत्र की किताब दूंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। ये जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, इसे जनता चुनती है। जो आप बार बार इस तरह की बातें करते हो, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि जनता सब देखती है कि क्यों आप जनता के वोट का अपमान नहीं कर सकते। अरे यही बातें तो आपके ऊपर भी लागू होती है ना अनुराग भदौरिया जी। बार बार यूपी की जनता बीजेपी को अगर चुनकर भेज रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे फिर विधानसभा हो, तो यही बातें तो आपके ऊपर भी लागू होती है। फिरोज अहमद बख्श साहब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो पहल शुरू की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मुसलमानों के पास जाकर उनके मन की बात कार्यक्रम वाला पुस्तक उनको भेंट किया जाएगा, उर्दू में छपी हुई किताबें, क्या इसका वेलकम किया जाना चाहिए या फिर 24 की सियासत है ये? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एकदम अच्छी आवाज आ रही है सर, बोलिए। वेरी गुड। हाँ देखिए, ऐसा है, मैं आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े मान सम्मान के साथ, कि मुझे थोड़ा वक्त दें, क्योंकि मैंने काफी तकारीर सुन ली इतनी देर में। देखिए, प्रधानमंत्री के बात थी कि उनकी जो मन की बात है उसको उर्दू में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और मैं बबांगे दहल तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों की जानिब से इस बात का खैर मकदम करता हूं कि उर्दू के अंदर किताब आई है। अब इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे कुछ लोगों ने अभी बड़ा कीमती वक्त आज तक का से करोड़ों लोग देख रहे हैं इस वक्त, अब टोपी के ऊपर बर्बाद कर दिया। अरे प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेसियों की तरह, सपाइयों बसपाइयों की, तृणमूलियों की तरह जो है, ना तो टोपी पहनते हैं ना पहनाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो हैं वो जो अंदर से हैं वही बाहर से हैं। और रही बात उर्दू की, मैं प्रधानमंत्री के बारे में मुझे थोड़ा सा वक्त में क्लियर कर दूं। अभी आपने एक बात कही थी चित्रा जी, बड़ी अच्छी बात आई थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री ने हमेशा बिना अपीजमेंट के एम्पावरमेंट की बात की है, न सिर्फ मुसलमानों की, हर एक की। प्रधानमंत्री ये कहते हैं, सुनिए, मुसलमानों के लिए हमेशा से कहते चले आए हैं, और ये बात उन्होंने 2015 में कुछ मुस्लिम क्लैरिक्स और इंटेलेक्चुअल्स को बुला के अपने घर पे कही थी, मैं हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूं, विच ही मीन्स बाय हार्ट एंड सोल। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, मुसलमान मेरी संतान की माफिक है, हम उनके साथ बराबरी का सुलूक करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है कहा गया, ये बीजेपी का, ये हिंदुओं का, कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिलता है फिर मुसलमानों का, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ना। मैं उस पे आ रहा हूँ, सुनिए। ऐसा है, बीजेपी को कम से कम 9 से 10% वोट हर इलेक्शन में मिला है। और अभी आप देखिए, रामपुर में भी बीजेपी जीती है, मुसलमानों का इलाका है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, बीजेपी वोट बैंक की पार्टी नहीं है। मुसलमान जिस पार्टी को सही समझते हैं, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मुसलमानों के अंदर खासतौर से मोदी जी के लिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो डॉक्टर मोहन भागवत हो, बहुत अच्छी से बात घर कर गई है कि ये हमारे लोग हैं। और उन्होंने भी ये बता दिया मुस्लिमों को, आप हमारे हैं, हमारा डीएनए एक है, हमसे कोई हमारे और आप में बीच में कोई फर्क नहीं। वोट एक बहुत छोटी सी चीज है। मुसलमान
बीजेपी को वोट देता है, 9-10% वोट सर, देता है। वोट छोटी चीज कहाँ हो सकती है सर? वोट ही सबसे बड़ी चीज है जिसके बाद सरकारें बनती और बिगड़ जाती हैं, और उसी वोट की सारी लड़ाई है। लेकिन सतीश जी, उन्होंने दो टूक कहा कि मोदी जी टोपी पहनने और पहनाने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जो अंदर से है वही बाहर कोई भी पार्टी किसी कैंडिडेट को हिंदू मुसलमान या मजहब देखकर उसका टिकट नहीं देती, वो ये देख के टिकट देती है विनेबिलिटी कितनी है, कहाँ जीत सकता है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, हर पार्टी का जो लीडर है वो देखता है। संगीत जी, मैं आपके पास आऊंगी, जरा सतीश जी से जवाब ले लेती हूँ। टोपी पहनने और पहनाने में भरोसा नहीं रखते हैं प्रधानमंत्री। आज तक बीजेपी में नहीं हुआ। ये सवाल नहीं उठाया। मैं टोपी वाली, मैं चूंकि आपने बहुत सारी बातें की इसलिए मैंने वो प्रकरण बीच में रखा। लेकिन यहाँ मैं एक बात देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री और मुस्लिम भी इस देश की आबादी है ना, उनके हक की बात करना अगर देश के प्रधानमंत्री कहते, हम यही तो कह रहे हैं। वो टोपी नहीं पहने मुख्यमंत्री रहते हुए, उसके बावजूद 2014 में जनता ने उनको चुना। ये भी एक सच्चाई है सतीश प्रकाश जी। तो वो बातें अगर कह रहे हैं कि वो टोपी पहने नहीं पहने उससे लोगों के बीच असर नहीं पड़ता है, तो वो बातें तो जायज मानी जाएगी। कभी भी देखिए, सुनिए, अपनी बात को बढ़ाने के लिए कभी मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। अभी 4 दिन पहले हेमंत बिस्वा किसके मुख्यमंत्री हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या आरएसएस के मुख्यमंत्री हैं? ये तो ये तय करेंगे। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे मदरसे बंद करने की बात करी है, और बहुत सारे मदरसों का जो सरकारी मदद है उसको बंद करने की बात करी है। ये बीजेपी के लोग सवाल पूछे या आरएसएस के लोग सवाल पूछे? मेरा कहना यह है कि देखिए, मुस्लिम जो मदरसे नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए वो बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर देखिए, हर आबादी का अपना अधिकार है ना, वोट जिसको चाहिए उसको दीजिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी का वोट लेना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि हमने अभी रागी जी जो जैसा कह रहे थे कि जातियों की बात आई, ये भी तो सच्चाई है ना। इसी देश की लोकसभा के अंदर बीजेपी के राज्य गृह मंत्री टेनी जी का, जो मैंने आंकड़े अभी आपके सामने पेश किए, और उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 राज्य है। आप ये कानून व्यवस्था को जाकर के संभालिए, और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जब तक नहीं संभलेगी, जब तक अपराधियों की जात, अपराधियों का धर्म देखकर। ठीक है, मैं लौटी हूँ। राहुल गांधी की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। राहुल गांधी इस वक्त अपने घर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में राहुल गांधी के साथ हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, और हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, मुस्कुराते हुए इन तस्वीरों में राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं। आज थोड़ी राहत राहुल गांधी को जरूर मिली है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें यकीनन उनकी बढ़ सकती हैं। मामला 2019 का, जब वायनाड से लोकसभा के सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी थी। उसी पूरे मामले में आज उनको सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। फिलहाल राहुल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जमानत मिल गई, राहत मिल गई, लेकिन मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई इस रूप में नजर आ रही हैं क्योंकि बीजेपी एक सिरे से राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है। ये तस्वीरें आपके सामने है। राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में अपने आवास पहुंचे मुस्कुराते हुए। 12 तुगलक लेन की ये तस्वीरें, भारी तादाद में इस वक्त जो समर्थक हैं राहुल गांधी के, वो कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। लेकिन मीडिया कैमरों को देखकर राहुल गांधी ने वहां पर सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। राहुल गांधी के घर पहुंची हैं सोनिया गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि अगर एक्शन होता है राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर अगर कोई भी एक्शन होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। आपको बताते चले, राहुल ने जो टिप्पणी की थी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उसको लेकर बाकायदा याचिका दायर की थी। आज राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, और खासतौर से एक्सपोर्ट की 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी के पोस्टर्स के साथ भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनके घर के बाहर। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जब घर के अंदर 12 तुगलक लेन में दाखिल हुए उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता पर खतरा बना हुआ है। हालांकि राहुल गांधी ने आज कोर्ट में अपना बयान दिया कि मेरा इरादा गलत नहीं था, मेरे बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं आपको ये बताते चले कि न सिर्फ गुजरात बल्कि बिहार में भी इसी मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर वहां पर भी एक मामला चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में तीसरी बार वो कोर्ट के सामने पेश हुए थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि तुरंत बाद ही उनको जमानत भी मिल गई।
राहुल गांधी के घर के बाहर भारी तादाद में समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं या फिर पार्टी की ओर से कोई बयान सामने आता है आज तक आप तक पहुंचाएगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मुसलमानों को रिझाने के, लुभाने की जो कोशिश बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में की जा रही है, क्या उससे मिलेगी 2024 के लिए कामयाबी? दानिश अंसारी इस वक्त हमारे साथ मंत्री यूपी सरकार के जुड़ चुके हैं। दानिश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा सा सवाल है, मोदी जी के मन की बात तो सभी सुनते हैं, फिर ये उर्दू में किताब छपवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है आप लोगों को? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वो देश में चल रही गतिविधियों के बारे में बताते हैं, सरकार की एक्टिविटीज के बारे में भी बताते हैं, साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि हमारे देश के कई ऐसे साधारण परिवार से ऐसे लोग हैं जिन्होंने असाधारण काम किए हों, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो एक बहुत ही मोटिवेशनल बात भी रहती है। तो हम अभी इसको प्रधानमंत्री जी के मन की बात की जो संस्करण है उसको उर्दू में छपा के हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है, उनके क्या विचार हैं, आम जो हमारे मुस्लिम भाई ये भी जानना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचा रहे हैं। एक जानकारी है, एक जागरूकता है, सरकार के बारे में, सरकार का क्या थॉट है, सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार ने फ्यूचर में क्या सोच रखा है देश के बारे में, समाज के बारे में, इन तमाम चीजों की जानकारी देने के नियत से हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें तमाम विपक्षी दलों को पता नहीं इसमें क्यों परेशानी हो रही है। अगर हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सबको बताएंगे तो इसमें जो है विपक्ष दल को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी इतना हिंदू मुसलमान करती है उत्तर प्रदेश में, अब मुसलमानों के बीच कौन सा मुंह लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? मुसलमानों के खिलाफ अभियान छेड़कर रखा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती कि मुस्लिम समाज जागरूक ना हो। अगर हम मुस्लिम समाज को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई जागरूकता फैला रहे हैं, तो इससे किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कि मुस्लिम समाज जो है वो विकास से दूर रहे। इसी समाजवादी पार्टी ने हम मुसलमानों का वोट लेके हम सत्ता में आए, लेकिन कभी भी मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। इस समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक समझा। हमारे ना शिक्षा के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे तरक्की के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे नौजवानों की शिक्षा के लिए कभी कोई काम नहीं किया। अगर हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा पढ़ाते हैं, समाजवादी पार्टी को परेशानी होती है। अगर हम मदरसों में साइंस में कंप्यूटर मैथ की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी परेशान हो जाती है। अगर हम मदरसों को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को बुरा लगता है। अगर हम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी से तिलमिला जाती है। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, इस बात से समाजवादी पार्टी खफा हो जाती है। अरे आप लोगों ने भी स्ट्रैटेजी बनाकर रखी है ना दानिश अंसारी साहब। 14 लोकसभा की उन सीटों पर ये किताबें लेकर जाएंगे आप लोग जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, जहां पर बीजेपी को कम वोट मिलते हैं। तो आप लोगों की भी तो स्ट्रैटेजी ऐसी ही है ना। और बीजेपी भी मुस्लिमों को टिकट तो देती नहीं है, एक मंत्री का टिकट काटती है, दूसरे मंत्री को फिर कुर्सी सौंप देती है। देखिए, तो उधर पे विश्वास कैसे बनेगा बीजेपी को लेकर? हाँ, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हम मुस्लिम समाज की डेवलपमेंट की बात कहते भी हैं और धरातल पे हमने किया भी है। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से हमने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डिग्री कॉलेज, साफ पानी पीने के लिए पानी की टंकियां ये बनाने का काम किया। बरेली में 150 करोड़ से ऊपर की लागत से हमारे यूनानी डिग्री कॉलेज बन रहा है। गाजीपुर में हम ITI बना रहे हैं, मऊ में पॉलिटेक्निक बना रहे हैं। प्रदेश के हर जनपद में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में हम एजुकेशन पहुंचे, इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजेस बना रहे हैं। 22 डिग्री कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में आज बन रहा है, जिसमें 16 डिग्री कॉलेज केवल हमारी बहनों के लिए है, वुमेन्स के लिए है। तो हम तो चाहते हैं कि शिक्षा पहुंचे, जागरूकता पहुंचे, रोजगार पहुंचे। इस उर्दू वाली किताब पे ही रहते हैं, क्या ये मदरसों में पढ़ाया जाएगा? क्या सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा? कितने लोगों तक ये किताब पहुंचेगी? इसको लेकर क्या है आप लोगों की तैयारी और इसको बंटवाना कब से शुरू करेगी यूपी की सरकार? देखिए, ये जो किताब है, जो उर्दू अनुवाद है मन की बात का, ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं
उन तक ये किताबें पहुंचाई जाएंगी। उनको भी, मुस्लिम समाज को भी, सभी समाज के सभी वर्ग को ये जानने की आवश्यकता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है, उनकी क्या सोच है और किस तरीके से वो हमारे देश को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। तो एक अच्छी पहल है, इस पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी अपनी मन की बात छपा के बंटवाएं, हालांकि उनकी किताब कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन हम अगर इस तरीके की कोई बात कर रहे हैं तो इस पे ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत है। 2 लाइन में छोटा सा जवाब, क्या मुसलमानों को मन की बात भाएगी और वो वोट करेंगे बीजेपी के लिए? दानिश जी, 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। हेलो, मन की बात का असर होगा, वोट मिलेंगे 24 में इसके जरिए? आज हमने ईमानदारी से जो कहा, धरातल पे उन चीजों को किया। आज मुस्लिम समाज में एक विश्वास है हमारी सरकार के प्रति, और इसका स्पष्ट उदाहरण है आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव, रामपुर का विधानसभा उपचुनाव। इन तीनों जगह जब चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इन तीनों ही जगह 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मतलब है प्रत्याशी के कि आज मुस्लिम समाज भी खुले मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के विकास की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। मुस्लिम समाज ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी इसके डेवलपमेंट की बात कहेगा, करेगा, ये उसके साथ खड़ा रहेगा। और आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी ईमानदारी से अपने मुस्लिम समाज के लिए और समाज के एक एक व्यक्ति के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया दानिश अंसारी जी, मंत्री यूपी सरकार के, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए बिना समय गवाए, उन्होंने कहा है जो कामकाज हो रहा है उसके आधार पर आप देखिए 50% से ज्यादा मुसलमान बहुल आबादी ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, फिर तो खतरे की घंटी है 24 के लिए। देखिए उन्होंने आपके लिए नहीं, उन्होंने एक बात कही कि अखिलेश यादव जी की किताब कौन पढ़ेगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी की किताब एक्सप्रेसवे है जो सामने दिखाई पड़ रहा है, मेट्रो थी जो उन्होंने चलाई है सामने दिखाई पड़ रही है, बच्चों को लैपटॉप दिए थे जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, हमने स्टेडियम बनाए जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, हमने पार्क बनाए जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। ये है उनकी किताब। वो विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। वृद्धा पेंशन दी थी उन्होंने, ये है उनकी किताब। महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया था, ये है उनकी किताब। 100 डायल पुलिस मजबूत करने के लिए बनाया था सिस्टम को, ये है उनकी किताब। हमने यहाँ रिवर फ्रंट बनाया है जिससे लोग आ सके, ये है उनकी किताब। हमारी किताब विकास की, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने स्कूल बनाए। समाजवादी पार्टी की किताब पढ़ रही है जनता वहां की, सभी पढ़ सकते हैं। ये किताब है जो पढ़ना भी आसान है। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी, जल्दी से सर 2 लाइन में। प्रेम शुक्ला जी, देखिए चित्रा जी, एक तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की दृष्टि से काम नहीं करती है। जो हमको वोट नहीं देता उसका भी विकास करना हम सुनिश्चित करते हैं। जनतंत्र की खूबसूरती इससे बढ़िया क्या हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हमेशा प्रबल करने के पक्ष में काम करती है। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनको नागरिक नहीं समझती है। उनके विकास की बजाय उनको विनाशकारी जो है, विनाशकारी प्रबंध करने में ही जुटी रहती है, उनको अलग करने में जुटी रहती है। ये बहुत गलत है। एक जो है स्वस्थ जनतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसका स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने वोट बैंक से निकलकर वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिन सीटों पर कमजोर है बीजेपी, वहां की आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश, यही कारण है कि अब 14 लोकसभा जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उनको लुभाए जाने के तहत यह कवायद की जा रही है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या मोदी के मन की बात मानेंगे यूपी के मुसलमान? आपकी जो जवाब मिले हैं 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 41% लोगों का जवाब नहीं में है। रामपुर और आजमगढ़ जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, यहां पर उपचुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन 2024 के लिए भी क्या उसकी राह आसान रहेगी या फिर स्थिति बदल जाएगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।